जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। आज हम समास टॉपिक पढ़ेंगे। हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अगर हमने इसको सही से पढ़ा ना हो तो ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। वैसे ये तो बहुत आसान टॉपिक है। आप एक बार इसको सही से समझ लेंगे तो आप बड़ी आसानी से इससे आने वाले 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में जो आते हैं, जिसमें भी हिंदी आती है, वो बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक आग्रह करूंगा कि आप कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आपकी जो भी समस्या हो, जैसे भी प्रश्न हो, आप कमेंट कर कर पूछिए। मैं हर प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है समास और हम इसे अच्छे तरीके से समझते हैं, जिससे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास है, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा और पूरे टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समास। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे शब्द को समास कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ के जो नया रूप मिला उसे समास कहते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। संस्कृत, जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत प्रयोग किया जाता है। समास रचना में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद, ये 2 पद आपको समझने होंगे कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और इन 2 पदों को जब मिलके नया शब्द बन जाता है तो वो समस्त पद कहलाता है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समास सब पूरी तरीके से इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब इससे उदाहरण देखते हैं। रसोई के लिए घर, रसोई घर। समास विग्रह करेंगे रसोई घर का तो क्या बनेगा? रसोई के लिए घर है तो वहां पे क्या होगा? रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। नील और कमल, नील कमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है। सामासिक शब्द क्या होता है? समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। विभक्तियों के चिन्ह मुझे लगता है आपको पता होगा, के लिए, ठीक है, के, और ये सब विभक्ति चिन्ह होते हैं। राजपुत्र। ठीक है। तो समास विग्रह, अब समास विग्रह को भी समझना बहुत जरूरी है, तो समझते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने का समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, अब इसमें देखो बीच में लगा है, विभक्ति चिन्ह लगा है, तो ये माता और पिता हो गए। ठीक है। समास और संधि में अंतर। संधि भी तो शब्दों को जोड़ती है। ठीक है। और ये तो मैं यहाँ पर अंतर इसको स्पष्ट करूंगा। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इसमें 2 वर्ण होते हैं। इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है। ठीक है। जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं और इनके बीच से विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है। तो मैं आप समास और संधि को बड़े आसानी से आप समझ चुके होंगे क्या अंतर है। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। ठीक है। उपमान क्या होता है? जिससे किसी की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है। किसी की उपमा दी गई है जिससे, ठीक है, वो उपमान होता है। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है। समास के भेद, अब इसके भेद 6 होते हैं। 6 प्रकार के समास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो आप समझ गए होंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। ये आपको याद होने जरूरी है। ठीक है। तो प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद 3 होते हैं। संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास, वर्ण मूलक समास। यह आपको नहीं पढ़ना है प्रयोग की दृष्टि से, आपको सिर्फ वही 6 पढ़ने हैं। ठीक है। अब अव्ययी भावी समास क्या होता है? अव्ययी भावी समास, इसमें प्रथम पद अवयव होता है। ठीक है। और उसका अर्थ प्रधान होता है, इसे अव्ययी भावी समास कहते हैं। इसमें अवयव पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयोग हो और वहां पर अव्ययी भावी समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भावी समास ही माने जाते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आजन्म, जन्म से लेकर। यथा साध्य, धड़ाधड़, धड़धड़ की आवाज। घर घर, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात। आमरण, मृत्यु तक। ठीक। यथाक्रम, इच्छा अनुसार। तो इसमें देखिए पहले
अवयव शब्द जुड़े हैं, यथा, यथा, प्रति, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अव्यय समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें कौन सा दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें अव्ययीभाव समास में प्रथम जो आपका अर्थ, उसका अर्थ प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें आपका दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। यह कारक से जुदा समास होता है, इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है, दो पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह क्या होते हैं, के लिए, का, से, ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, ये कारक चिन्ह होते हैं। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, राजा का पुत्र, राजपुत्र, सराहत, सर से आहत, राह के लिए खर्च, राह खर्च, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी दास कृत, राजा का महल, राजमहल। यहाँ पे तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत होगा, इन्होंने द्वारा लिखा, यहाँ तो तुलसी दास द्वारा कृत होता तो ठीक है, इन्होंने गलत लिखा है यहाँ पे। तत्पुरुष समास के भेद, अब देखो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त रखा गया है, इसलिए विभक्तों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन से हैं तत्पुरुष समास के, ये याद कर लिए, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष क्या होता है, इसमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो कर्म को इसका चिन्ह होता है, को कर्मकारी की विभक्ति भी कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ठीक है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन चुराने वाला, देखो सम्यक विभक्ति चिन्ह आ रहा है। वन गमन, वन को गमन। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गया हुआ। जन प्रिय, जन को प्रिय। मरणासन, मरण को आसन। तो ये क्या हो गया आपका कर्म तत्पुरुष हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं करण तत्पुरुष। जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा से होता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। तो इसका करण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से, ठीक है। तो स्वरचित, स्व द्वारा रचित, स्व से रचित, ठीक है। मन चाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी। धनहीन, धन से हीन। भूखमरी, यहाँ भूख से मृत्यु हो जाएगी, भूख से मृत्यु। वाणाहत, बाण से आहत। ज्वरग्रस्त, जो से ज्वर से ग्रस्त, ठीक है। तो आप समझ होंगे क्या होता है ये करण तत्पुरुष। करण में से आता है, कर्म में को आता है। अब संप्रदान तत्पुरुष, इसमें 2 पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होता है। संप्रदान के लिए, याद रखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। तो विद्यालय, विद्यालय का एक क्या है, सामासिक पद है। विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो यह आ गया आपका अपादान तत्पुरुष। अब अपादान में क्या होता है, इसमें 2 पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह या विभक्ति से अलग होना, मतलब से होगा लेकिन अलग होने के लिए होगा, तो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अपादान में क्या होता है, अलग होना, ठीक है। तो कामचोर, काम से जी चुराने वाला। दूरागत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से च्युत। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ठीक है। इसमें जन्म रोगी नहीं होना चाहिए, देखना पड़ेगा, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें 2 पदों के बीच संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का के की होती है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। दुर्वा दल, दुर्व का दल। देव पूजा, देव की पूजा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। राजकुमार, राजकुमारी, राज की कुमारी। जलधारा, जल की धारा, ठीक है। तो ये आपके संबंध तत्पुरुष समास के हो गए उदाहरण। अधिकरण तत्पुरुष बचता है छठा। इसमें 2 पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में पर होता है, में और पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, ठीक है। दीन दयाल, दीनों पर दयाल। दानवीर, दान देने में वीर। आचरण निपुण, आचरण में निपुण। तो जलमग्न, जल में मग्न। तो आप ये समझ गए होंगे
क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम आते हैं अपने मुख्य, तो और सीधे आते हैं कर्मधारय समास पे। ठीक है, तो कर्मधारय समास क्या होता है? इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद होता है? उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय समास का। इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्म समास कहते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण जिसके हैं वो। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। देखो विशेषण आएगा इसमें, ठीक है, विशेषण और विशेष से। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। ठीक। अब कर्मधारय समास के भेद ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपके पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, अब सीधे हम पढ़ते हैं यहाँ पर द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समाज में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी का अर्थ को नहीं। ठीक है, इससे सिर्फ समूह निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। त्रिलोक, शताब्दी, पसेरी, सतसई, चौगुनी, त्रिभुज, ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब द्विगु समास के भेद हैं, पर ये आपके नहीं जरूरी हैं आपको पढ़ना। अब आता है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे जल वायु, जल और वायु। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, विपरीत शब्द, जिसे प्रतीत होगा कि इसमें कहीं कहीं विपरीत शब्द हैं, तो पाप पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। गुण दोष, गुण और दोष। ठीक है, देश विदेश, अमीर गरीब, इन सब में क्या है? द्वंद्व समास। अब इसके भी भेद हैं, पर वो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब आता है बहुब्री समास, हमारा अंतिम समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुब्री समास कहलाता है। गजानन, गज का आनन है जिसका। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको कुछ और याद आएगा, किसी और की याद आएगी। गजानन बोला तो क्या याद आया आपको? गणेश जी याद आए। नीलकंठ बोला तो क्या याद आया आपको? शिव जी याद आए। त्रिनेत्र बोला तो क्या है? शिव याद है। लंबोदर बोला तो क्या है? गणेश जी याद आए। दशानन बोला तो क्या याद है? रावण याद है। चतुर्भुज, विष्णु। तो ये किसी और के नाम होते हैं। ठीक है, तो वहां पर बहुब्री समास होता है। वीणा पाणी क्या है? सरस्वती है। चक्रधर कौन है? विष्णु है। अब बहुब्री समास के भेद हैं, पर आपको ये पढ़ने नहीं है। ठीक है, तो आपने काफ़ी अच्छे से समासों को समझ लिया है। एक बार आप इनके अंतर और समझ लिए। द्विग समास और बहुब्री समास में अंतर क्या होता है? द्विग समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, पहला पद संख्यावाचक विशेषण, दूसरा पद विशेष, किसमें? द्विग समास में। जबकि बहुब्री समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, और चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी हैं। ठीक है, दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, और द्विग और कर्मधारय समास में अंतर। द्विग का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, जबकि जो दूसरे पद की गिनती बताता है। जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होता है, होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है। द्विग का पहला पद ही विशेषण बन के प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। नवरात्र, नवरात्रों का समूह। रक्तोपल, रक्त है जो उत्पल। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये समास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका कोई भी प्रश्न हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं और आप अपनी अच्छी से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।